हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में रिसर्च से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो हमारे नेट एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन एमसीक्यूज़ के माध्यम द्वारा हम रिसर्च की थोड़ा सा और रिसर्च कर लेंगे जिससे हमें रिसर्च और गहराई से समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? अनुसंधान की प्रासंगिकता से यानी उसकी उपयोगिता से, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, अनुसंधान की गहराई से या शोधकर्ता के अनुभव से। यानी आपको ये देखना है कि अनुसंधान की गुणवत्ता किस तरीके से आंकी जाती है। नेट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपका आता है, आपके उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं चारों सही हों। नेट एग्ज़ाम में ये बोला जाता है कि आपके ऑप्शंस चारों सही हैं, हो सकता है 3 सही हो, 2 सही हो, लेकिन उसमें ये भी बोला जाता है कि इनमें से सबसे जो बेस्ट आंसर है आपको उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी आपको ऑप्शंस 2-3 ऑप्शंस बहुत सही लग रहे हो, बिल्कुल अच्छे लग रहे हो, तो आप उसमें ये देखिएगा सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें हमारा पहला वाला दिया हुआ है कि आप अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकोगे, यानी कि आप अनुसंधान की प्रासंगिकता यानी उसकी उपयोगिता, जाहिर सी बात है एक अनुसंधान को उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति, अनुसंधान की गहराई यानी अनुसंधान जितना गहरा होगा उतना ही अच्छा होगा, और उसके बाद शोधकर्ता के अनुभव द्वारा यानी शोधकर्ता ने पहले से अनुसंधान किया हुआ है, अब वो नया अनुसंधान करेगा तो अपने पुराने जो अनुभव होगा उसका भी उसमें निचोड़ होगा, तो यानी अनुसंधान और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति। यानी आपने जो अनुसंधान किया है वो किस पद्धति से किया है, आपने मात्रात्मक पद्धति से किया है या गुणात्मक पद्धति से किया है। ये आप सभी को क्लियर है कि जब आप मात्रात्मक पद्धति का उपयोग करते हो तो आपका अनुसंधान वस्तुनिष्ठ होता है और बहुत अधिक निष्पक्ष होता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं होता है। और जब आप गुणात्मक पद्धति का उपयोग करोगे तो वहाँ पर आपके अनुसंधान में, आपके शोध में पक्षपात होने की संभावना होती है, और ये भी हो सकता है आपने जो आप अपनी तरफ से पक्षपात ना करो, लेकिन आपको जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई पक्षपात हो। तो इसलिए जो अनुसंधान की गुणवत्ता होती है वो अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति पर निर्भर करती है। अगर आपने मात्रात्मक पद्धति अपनाई है तो आपका अनुसंधान अधिक गुणवत्तापूर्ण होगा, और अगर आपने गुणात्मक पद्धति अपनाई है तो आपका अनुसंधान मात्रात्मक पद्धति से अपनाई गई गुणवत्ता उसमें कम आएगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? विश्लेषण, संश्लेषण, सारांश, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने देखा होगा कि जब आंकड़े कैसे होते हैं, आंकड़े जैसे मान लीजिए हमने इकट्ठा कर लिया, एक क्लास के अंदर गए और 8-10 बच्चों के नाम हमने नोट किए, उसके बाद फिर हमने ये भी नोट किया वो कितने कितने साल के हैं, फिर हमने ये नोट कर लिया किसको इंग्लिश पढ़नी आती है, किसको हिंदी पढ़नी आती है, किसको मैथ पढ़नी आती है, किसको क्या चीज़ नहीं पढ़नी आती है, वो चीज़ें, तो वो हमारे आंकड़े हो गए। अब हमारे पास ये टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ें हैं, हम इनको क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा भी ऐसे करेंगे जिससे कोई अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त हो, हमें व्यवस्थित तरीके से इसको करेंगे हम, तो हमें एक अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होगी। यानी हमने छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह संगठित कर दिया, तो हमने आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित कर दिया। तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम संश्लेषण शब्द का प्रयोग करेंगे। आपने पढ़ा होगा जब हम किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो उसे विश्लेषण बोला जाता है, और जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह संगठित कर देते हैं तो उसे हम संश्लेषण बोलते हैं। तो यहाँ हमने आंकड़ों को एक जगह इकट्ठा किया है यानी सूचना बनाया है, एक सूचना में परिवर्तित किया है, तो उसके लिए हम संश्लेषण शब्द का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण, प्रयोज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो हमारा किसी भी प्रकार का अनुसंधान हो, चाहे वो गुणात्मक अनुसंधान हो, चाहे मात्रात्मक अनुसंधान हो, कैसा भी अनुसंधान हो, उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता वो होती है उसका सामान्यीकरण। यानी आपका अनुसंधान ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सामान्यीकरण का गुण पाया जाता हो। पुनरावृत्ति कोई है, इम्पॉर्टेंट है, पर इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारी सामान्यीकरण।
पुनरावृत्ति का मतलब होता है हम उस चीज़ को दोबारा से उस करके देख सकें कि उसमें जो हमारे जो रिजल्ट आए हैं वो वही आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं। तो हमारे जो अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो उसके सामान्यीकरण का गुण होता है। और हम जब किसी शोधकर्ता को कोई अनुसंधान करने के लिए बोलते हैं तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी अनुसंधान करे उसको हम नई परिस्थितियों में लागू कर सकें, यानी उसकी सामान्यीकरण कर सकें। ठीक है, तो हमारी जो अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है उसका सामान्यीकरण का गुण। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चंस में उसमें पूछा क्या गया है। व्यवहारिक विषय की बात करी है, सैद्धांतिक विषय की बात नहीं करी है। एक रुचिपूर्वक सिद्धांत परिप्रेक्ष्य पर, शोधकर्ता के ज्ञान पर, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें देखना है कि व्यवहारिक विषय कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपका व्यवहारिक विषय दिया हुआ है समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता। आपके शोधकर्ता के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है क्योंकि शोधकर्ता का ज्ञान सैद्धांतिक पक्ष से रिलेटेड है, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। एक रुचिपूर्वक सिद्धांत परिप्रेक्ष्य ये भी आपका सैद्धांतिक पक्ष से रिलेटेड है। व्यवहारिक विषय का मतलब होता है आपके पास उस अनुसंधान को करने के लिए कितना समय है, या उस अनुसंधान को करने में कितना समय लगेगा, या आपके पास उस अनुसंधान के लिए संसाधन है भी कि या नहीं है। यानी हम व्यवहारिक रूप में जब उस अनुसंधान को करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा समय और अन्य संसाधन व्यवहारिक विषय से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मौजूदा परिस्थितियां यानी वर्तमान परिस्थितियां, आपके सामने जो परिस्थितियां उनकी बात किया जा रहा है। क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध या प्रायोगिक शोध। इसका आंसर जो है वो है क्रियात्मक शोध। अब क्रियात्मक शोध से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो मैं सारी चीज़ें यहीं क्लियर कर देती हूँ। पहली बात, क्रियात्मक शोध को हस्तक्षेप शोध भी कहा जाता है क्योंकि ये समस्याओं में हस्तक्षेप करके उसके अंदर सुधार करता है। नेक्स्ट आपका क्रियात्मक शोध का सबसे ज़्यादा उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है, जहां अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है और उसे सामने अचानक से समझ में आता है कि किसी बच्चे को किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है, उसके पढ़ाने का जो तरीका है उससे उसे दिक्कत हो रही है, या उसकी वर्तनी में सुधार नहीं हो रहा है, या उसे कोई मेंटली प्रॉब्लम है या कुछ भी, उसमें सुधार करने के लिए, यानी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुधार करने के लिए हम क्रियात्मक शोध का उपयोग करते हैं। तो वो उसके सामने जो समस्या, जो शिक्षक है उसके सामने अचानक से कोई समस्या आई, अब वो उसका उसी समय समाधान करेगा जिससे उस बच्चे के अंदर सुधार हो सके। तो इसलिए क्रियात्मक शोध का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है आपका जो क्रियात्मक शोध होता है उसका क्षेत्र बहुत ही संकुचित होता है। संकुचित का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, बच्चों में सुधार करने के लिए, या ऐसा नहीं है सिर्फ ये शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप क्रियात्मक शोध कर रहे हो आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, टीचर कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इसलिए क्रियात्मक शोध जो होता है उसका क्षेत्र बहुत ही संकुचित होता है। क्रियात्मक शोध के जो हैं वो सीक्वेंस पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए जो क्रियात्मक शोध होता है सबसे पहले आपका प्लानिंग आएगा, फिर आपका एक्टिंग आएगा, फिर डेवलपिंग आएगा और उसके बाद आपका रिफ्लेक्टिंग आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला आपका प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपिंग, उसके बाद रिफ्लेक्टिंग आएगा। इसके सीक्वेंस पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। तो जब आपकी मौजूदा परिस्थितियों में आपको सुधार करना हो, सिर्फ सुधार की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम क्रियात्मक शोध का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या घटनोत्तर अनुसंधान। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक हमारा टीचर होता है, दूसरा हमारा छात्र होता है। टीचर जो होता है वो हमारा स्वतंत्र चर होता है और जो छात्र होता है वो आश्रित चर होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो चरों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है, पूछा गया है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। शिक्षक को आप उद्दीपक मानोगे यानी स्वतंत्र चर मानोगे, और जो हमारा छात्र होता है उसे अनुक्रिया चर मानोगे, यानी कि जो प्रतिक्रिया करेगा।
यानी उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुसंधान। शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रायोगिक अनुसंधान को उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान या उद्दीपन अनुक्रिया अनुसंधान के रूप में जानोगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान। यानी जो शिक्षक है उसने कोई उद्दीपक दिया जिसे देख करके जो छात्र है उसने कोई अनुक्रिया किया। उसके बाद आप ये देखोगे जो उद्दीपक दिया गया है उसका उस छात्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर आप कारण प्रभाव देख रहे हो और स्वतंत्र चर जो हमारा जो टीचर है वो उसका प्रभाव बच्चे पर यानी आश्रित चर पर क्या पड़ रहा है। तो मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रायोगिक अनुसंधान होता है उसके उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुसंधान बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता की व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो अनुसंधान है वो वास्तविक परिस्थितियों वाला भी हो और शुद्ध भी हो। उसके लिए आप क्या करोगे और कौन सी जो है उस अनुसंधान को क्या नाम दोगे, यानी उसमें कौन कौन सी पद्धतियां आप इस्तेमाल करोगे। तो इसमें हमारा दिया हुआ है मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, मिश्रित अनुसंधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आपको वास्तविकता की व्यवहारिकता के दृष्टिकोण, व्यवहारिक का मतलब हो ही गया गुणात्मक, ठीक है, व्यवहारिक का मतलब गुणात्मक हो ही गया आपका, लेकिन आपको शुद्ध अगर परिणाम प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, मात्रात्मक अनुसंधान भी उपयोग में लाओगे। तो जब आप मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान दोनों का उपयोग कर रहे हो तो वहाँ उस अनुसंधान को हम मिश्रित अनुसंधान बोलते हैं। और जब हम मिश्रित अनुसंधान करते हैं तो जो हमारा गुणात्मक अनुसंधान होता है वो और अधिक जो है और अधिक जो वस्तुनिष्ठता के नज़दीक पहुंच जाता है, यानी उसके अंदर और अधिक शुद्धता आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसका 7 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा होगा मिश्रित अनुसंधान। यानी कि हमें वास्तविक परिस्थिति में भी देखना है और हमें व्यवहारिक भी देखना है, व्यवहारिक दृष्टिकोण भी देखना है। तो इसका मतलब हमें वहाँ मात्रात्मक भी इस्तेमाल करना है और गुणात्मक भी इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हमारा होगा आंसर मिश्रित अनुसंधान। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पना और सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करती है। निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। निगमनात्मक विधि में हम सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं, ठीक है, और आगमनात्मक विधि में हम विशेष से सामान्य की तरफ चलते हैं। निगमनात्मक विधि में सामान्य से विशेष की तरफ मतलब ये होता है कि हमारे पास एक ऐसी सूचना है जो सब पर लागू होती है और हमें ये देखना है कि वो अलग अलग बंदों पर लागू हो रही है कि नहीं, यानी सभी से हम कुछ की तरफ जाते हैं, यानी सभी से कुछ की तरफ जाना निगमनात्मक विधि कहलाता है। और आगमनात्मक विधि में हमारा विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं, यानी कुछ से हम सभी की तरफ जाते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि एक बंदे में ये क्वालिटी है तो क्या दूसरे बंदे में क्या है, क्या तीसरे बंदे में है, या सभी में है। तो ये हमारा आगमनात्मक पद्धति होती है, आगमनात्मक विधि होती है। तो जब हम किसी एक चीज़ से यानी कुछ से सभी की तरफ जाएंगे और वो चीज़ हमारा सिद्ध हो जाएगा तो हमें एक नया सिद्धांत मिलेगा, नई परिकल्पना मिलेगी, यानी कोई एक नई चीज़ है उसे सिद्ध करना है। निगमनात्मक विधि में हमारे पास सिद्धांत है और उसी सिद्धांत को सिद्ध करना, वहाँ हमें कोई नई चीज़ नहीं मिल रही है। लेकिन आगमनात्मक विधि में हमारे पास कुछ है, कुछ से हमें सभी के पास जाना है, यानी हमारे पास एक छोटी सी सूचना है और हमें ये देखना है कि वो सूचना सही है या नहीं है। उससे नए सिद्धांत का जन्म होता है, नई परिकल्पना बनती है जिसे हम सिद्ध करते हैं। तो हमारा जो वैज्ञानिक पद्धति में जो नई परिकल्पनाएं और नए सिद्धांत उत्पन्न करने पर जो ध्यान केंद्रित होता है उसमें उसे आगमनात्मक विधि कहते हैं, यानी कुछ से सभी पर जाना। सभी का मतलब सामान्यीकरण, सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, एक सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है। सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है, स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच संबंध, प्रतिभागी तथा पर्यवेक्षक का प्रभाव,
कारण और प्रभाव संबंध, दो घटनाओं के बीच का संबंध। देखिए, आपका जो एक सह संबंधी अध्ययन है बहुत सिंपल सा अनुसंधान होता है। इसमें आप स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच में संबंध इतना नहीं देख सकते। कारण प्रभाव संबंध नहीं बताता है, प्रतिभागी का पर्यवेक्षक पर प्रभाव भी नहीं बताएगा। आप ये सारे जो है आप प्रयोगात्मक शोध में करते हो। सह संबंध केवल इतना बताता है कि दो घटनाओं के बीच में संबंध है या नहीं है, बस इतना बताता है। अगर आपका यहीं पर व्याख्यात्मक अनुसंधान आ जाता तो दो घटनाओं के बीच संबंध भी बताता और उसकी व्याख्या भी करता। सह संबंध में सिर्फ आपका यही देखा जाता है कि दो घटनाओं के बीच में या दो चरों के बीच में संबंध है या नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताता है। जहाँ आपका व्याख्यात्मक अनुसंधान आया वहाँ आपका दो चरों दो घटनाओं के बीच संबंध भी बताएगा, उसकी व्याख्या भी करेगा। प्रयोगात्मक शोध आने के बाद वहाँ पर आपका कारण प्रभाव भी बताएगा, प्रतिभागी का पर्यवेक्षक पे प्रभाव भी बताएगा और स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव भी बताएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा दो घटनाओं के बीच संबंध को बताना। ये एक सह संबंधी अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी अगर आप लंबे समय तक कोई अध्ययन करना चाहते हो तो उसे क्या बोलोगे? क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान, अनुदैर्ध्य अनुसंधान, अनुसंधान विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे समझ लीजिए। क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान में जब आप डाटा इकट्ठा करोगे तो केवल एक बार में डाटा इकट्ठा करने के बाद आप जो है परिकल्पना का सत्यापन करोगे, यानी उस डाटा का विश्लेषण करोगे, जो भी करना है वो करोगे, लेकिन डाटा केवल एक बार ही इकट्ठा करोगे। और आपका जो अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल अनुसंधान है, शोध है, रिसर्च है, ठीक है, वहाँ आप डाटा एक बार नहीं बल्कि कई बार इकट्ठा करोगे। ठीक है, तो जब आप जो है कोई दीर्घकालिक अनुसंधान यानी लंबे समय तक आपको कोई अनुसंधान करना है तो आपको जाहिर सी बात है कि आप डाटा बार बार कई बार इकट्ठा करोगे। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ हमारा आएगा अनुदैर्ध्य अनुसंधान, यानी कि आप डाटा एक बार इकट्ठा नहीं कर रहे हो, आप डाटा कई बार इकट्ठा कर रहे हो, यानी आपका जो शोध है बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इसलिए वहाँ पर आप अनुदैर्ध्य अनुसंधान करोगे, यानी अनुदैर्ध्य तरीके से डाटा इकट्ठा करोगे। और हमारा जो क्रॉस अनुभागीय होता है वहाँ डाटा आप एक बार इकट्ठा कर लेते हो। जैसे आपका वर्णनात्मक अनुसंधान में है, आपको किसी चीज़ का वर्णन करना है, आप जाओगे, देखोगे, ठीक है, और उसका डाटा एक बार में इकट्ठा कर लोगे, उसका वर्णन कर दोगे। लेकिन अगर आपको किसी बच्चे के विकास के बारे में बात करनी है कि उसका बच्चे का विकास कैसे 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 होता है, तो आप हर थोड़े थोड़े टाइमों के बाद, एक महीने बाद डाटा इकट्ठा किया, फिर 2 महीने बाद डाटा इकट्ठा किया। तो इस तरीके से जो दीर्घकालिक अनुसंधान होते हैं उसमें आप डाटा कई बार इकट्ठा करते हो। ठीक, तो ये हमारे आज के जो रिसर्च के हैं वो 10 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे के 10 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे।